पार्ट 1, 2 और 3 जी हाँ ऑलरेडी अपलोडेड है, और आपने अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 की। जी हाँ, और पार्ट 4 के साथ मैंने ये क्यों लगाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, वो इसीलिए कहा है क्योंकि आज का जो ये पार्ट है, जो ये हम बात करने वाले हैं, ये सीधा सीधा क्रिकेट जो परफॉर्मेंस होती है प्लेयर्स की, उसको इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करता है। और इस तरह की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई होता है तो वो प्लेयर्स जो स्क्वाड में होते हैं या फिर जो प्लेइंग लेवल में होते हैं, जो उस वक्त ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं। इस वजह से आखिर वो पार्ट 4 है क्या, आइए जानते हैं। बिल्कुल, और पार्ट 4 कहीं ना कहीं है इररेगुलेशन ऑफ कोचेस। अगर हम इसकी बात करें, एक छोटा सा यहाँ पे हिंट तरीके से ये है कि जो कोचेस बार बार जो चेंज होते हैं, ऐसे वो अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं उड़ जाता है कि पूरा एनुअली या ईयरली जो टर्म उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो पूरा नहीं होते हुए बीच में ही उसको रोक दिया जाता है या नहीं हो पाता, टूट जाता है। तो ये आखिर बहुत ही बड़ा एक चैलेंज भी होता है किसी भी बोर्ड के लिए। तो ये है इररेगुलेशन ऑफ कोचेस, कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ता है टीम। जी हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि चलिए इतना ही था, अब वीडियो छोड़ के जाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जी हाँ, हम कोई भी वीडियो जब लाते हैं, हम तीनों पार्ट्स में लाए हैं, हमने एट द एंड सोल्यूशन बताने की कोशिश की है। इसमें भी आपके सामने हम ये रखेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये चीज बंद हो सकती है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जी हाँ, हमारी हिस्ट्री की बात करें, हमने 4-5 कोचेस का नाम है जो नेशनल नेपाल टीम को कोचेस कर चुके हैं, उनके नाम निकाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ भी समझेंगे कि इररेगुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स को बोला जाता है कि ये आपके नए कोच हैं, ये सर आए हैं, ये नए कोच हैं आपकी टीम के, वो आए, टीम से जुड़े, वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। प्लेयर्स लोगों ने उनके साथ एक बॉन्डिंग बना ली, एक कंफर्ट जोन में से हम कहते हैं आ गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और एंड वक्त पर 6 महीने या 12 महीने या 1 साल मान लीजिए के बाद एकदम से ऐसा न्यूज आता है कि वो जो कोच सर है वो छोड़ रहे हैं, वो अपना टेन्यूर पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी कारण से उनकी मतभेद हो गया या कुछ हो गया, जो भी बात है। अब वहां पर जो है अचानक से प्लेयर्स में लगता है ब्रेक डाउन। अब प्लेयर्स में जब ब्रेक डाउन लगता है तो उनकी मेंटलिटी फिर चेंज होती है। उनको जिस तौर तरीकों से सिखाया जा रहा था उस कोच की तरफ से, अब जब नया कोच वहां आया तो उन्होंने वहां पे कहा अच्छा इस तरह से सीखा जाता है, नहीं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, 2-4 चीजें चेंज करनी। अब फिर से उन प्लेयर्स को उन नए कोचेस के हिसाब से चलना होगा, उनकी चीजों को अडॉप्ट करना होगा। जब अब जो वो पहले नहीं कर रहे थे वो नहीं करना है, अब नए अडॉप्शन की तरफ बढ़ना है। इससे सबसे ज्यादा मेंटली डिस्टर्बेशन होता है प्लेयर्स का, और इस वजह से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का ग्राफ भी गिरता है। ये चीज लगातार चल रही है, ये बंद होने का नाम आज भी नहीं ले रही है। 2021 की हम बात कर रहे हैं, आज भी इस तरह का इंसिडेंट्स है। मैं चाहूंगा ना थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाएं और कोचेस के बारे में बताएं कि आखिर कौन कौन से कोचेस रहे हैं और कितना ज्यादा इररेगुलेशन रहा है। हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, कुछ है बिल्कुल। और सबसे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो वो रॉय डियास है, जिन्होंने 9 ईयर्स काम किया नेपाल के कोचेस में। लेकिन उसके बाद यहाँ थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। उसके बाद जगत टमाटा, मिस्टर जगत टमाटा, वो भी कोचेस में आए, और लेकिन कहना होगा वुमेन्स टीम के कोच है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पे भी है। हमें लगा था कि चलिए इन्होंने शायद किया होगा थोड़ा सर्व, लेकिन नहीं। उसके बाद यहाँ पे उमेश पटवाल भी उन्होंने भी सर्व किया एज अ कोच। उसके बाद यहाँ पे पबुडू देश नायके को भी सर को भी बनाया गया, पबुडू सर को भी आखिर कोच बनाया गया नेपाल की टीम का। उन्होंने भी ज्यादा लंबा टर्म रहा नहीं, लेकिन रहा, फिर भी ठीक रहा और अच्छा भी रहा, बहुत अच्छा। काफी सारे मैंने फैंस देखे के जो सपोर्ट करते हैं उनको, और अच्छा रहा है। अगर इतना सपोर्ट करते हैं, अच्छा रहा है, तो फिर आखिर क्यों वो उस टीम के साथ जुड़े हुए नहीं रह पाए। आखिर हो गई ना बात रेगुलेशन की। और बिल्कुल, और वर्ल्ड कप भी जो 2014 में नेपाल जब मेडल वर्ल्ड कप था, तो वो ही कोच थे, जो कि बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। उसके बाद देव व्हाइटमोर सर ने भी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनका टर्म भी पूरा नहीं हुआ। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, अभी दिसंबर में कंप्लीट होना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं इररेगुलेशन ऑफ कोचेस। तो कहीं ना कहीं ये बहुत भारी टीम पे पड़ता है, इसका असर सीधा टीम पे दिखता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि 2011 से अगर हम बात करें, 2011-12 से लेकर 2021 से, आप अगर पैंडेमिक वाला ईयर हटा दीजिए, इसको भी जोड़ी लेते हैं, 8-9 साल के अंदर 4 या 5 करीब कोचेस चेंज हो चुके हैं इस टीम में। अगर आप इतनी कोचेस चेंज करेंगे, खास करके इस लेवल पे जब आप एक एसोसिएट टीम है, जब आपको राइज करना है,
जब आपको इंपॉर्टेंट क्वालिफायर्स खेलने हैं, जब आपको वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन अपनी बढ़ानी है ताकि आप बड़ी टीमों को हरा सकें, और हराने के बाद वो क्राइटेरिया पूरा होता है जो आपको टेस्ट प्लेइंग नेशन बनाएगा। तो उस तरह की चीजों में अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो ये बहुत निराशाजनक है। अगर लगातार इरेगुलेशन कोचेस के होते रहते हैं, कोई कोच टेन्यूर पूरा नहीं कर पाते, कोई मतभेद हो जाता है या फिर कोई किसी कारण से छोड़ देते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, आप सोचेंगे क्योंकि सब हर चीज में अगर आप जब एजुकेशन करते हैं तो वहाँ पे टीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर कोचेस की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। और आपकी जो गलतियां हैं, खामियां हैं, खुद ब खुद आप खाली नेट पे बॉल कराते रहेंगे और शॉट्स मारते रहेंगे, उससे नहीं दूर होने वाली। आपको कोचेस स्पेशली मेहनत करवाते हैं, उन सब गलतियों के बारे में बताते हैं। गलतियों के बारे में बताना आपका प्लेयर से ज्यादा कोच का काम है, और कोच ही आपको बता के उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इनोवेशन तो हो रहा है, मान लीजिए लगातार कोचेस चेंज हो रहे हैं, इस तरह के चेंजेस से बहुत भारी नुकसान होता है क्रिकेट टीम को। लेकिन मानिए आप किसी एक कोच को 10-15 साल रख के देखिए, अब इस जमाने की क्रिकेट में अगर आप 10 साल कम से कम किसी एक कोच को रख के देखिए, आपका देखिएगा कितना ज्यादा एक्स्ट्रा 40 से 50% आप इम्पैक्ट क्लियर आपको नजर आएगा कि राइज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि जहां तक हो आप अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देता हूं। अगर वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम देखिए कि कितने कोचेस किस टीम के पास लोकल कोचेस हैं, ये सबसे बड़ा एक इस बार बिगेस्ट इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, बिगेस्ट इम्पैक्ट किसी भी टीमों पे। आप देखिए किसी भी कोचेस को उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, वो सब लोकल कोचेस हैं। अब उनकी टीम में एक बार झांक के देखिए, मार्क बाउचर सर वहां है, जस्टिन लैंगर सर वहां है, सिल्वरवुड सर, कॉलिंगवुड सर इंग्लैंड टीम को कोचिंग दे रहे हैं, इंग्लैंड टीम में राहुल द्रविड़ सर कोचिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी सकलेन मुश्ताक सर वहां ज्वाइन हुए, वकारी सर बिल्कुल थे, मिसबा सर थे, तो ये सब वहां पे इंक्लूडेड हैं। आप देख लीजिए, तो इससे जाहिर तौर पर है कि कहीं ना कहीं बहुत असर करता है लोकल कोचेस का इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो कोच बनाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ कैसे हमारी टीम है, प्लेयर्स कैसे हैं। उनसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। कोई बाहर के कोचेस, उनको थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो लोकल कोचेस होंगे मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना टाइम लगेगा समझने। वो इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज और आपके माइंड में चल रही होगी, अब आप सोचिए जब आप बाहर से कोचेस को बुलाते हैं, चाहे वो आप श्रीलंका से हायर करें या फिर किसी भी कंट्री से हायर करते हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी ज्यादा हाई होगी, जाहिर सी बात है, लोगों से थोड़ी हाई होगी। और कई बार हमने देखा है कि कुछ सैलरी डिस्प्यूट की वजह से, कहीं सैलरीज नहीं मिलने की वजह से भी कुछ कोचेस ने रिजाइन दिया है पोस्ट से। तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो वो नहीं समझ पाते, वो एक लोकल प्लेयर जो है, जो एक लोकल कोच होंगे, वो समझ पाएंगे, क्योंकि वो बेहतर स्ट्रक्चर को जानते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से यहाँ पे काम होता है, पैसों की फाइनेंशियल किस तरह से प्रॉब्लम्स होती है, तो किस तरह के प्लेयर्स से मुझे तालमेल बिठाना है, यहाँ का मौसम के बारे में बात कर ले, चाहे स्टेडियम के बारे में परख होना हो, सारी चीजें जो है, लोकल टैलेंट्स के बारे में, कहां से क्या इंप्रूवमेंट मिल सकता है, ये सारी चीजें एक लोकल प्लेयर या फिर लोकल कोच ज्यादा बेहतर बता पाएगा। अब यहाँ पे जो पूर्व प्लेयर्स हैं, जी हाँ, जो पूर्व प्लेयर्स हैं, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे एक बार बात कर सकते हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड है इस टीम में एज अ कोच ज्वाइन होने के लिए या फिर एज अ असिस्टेंट कोच ज्वाइन होने के लिए। और आप लोकल कोचेस को जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा सितारा अपने टीम में भर लिया है कोच के नाम का तो आपको गारंटी है कि आप बहुत बड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है। कोचेस का काम है आपको गलतियां बताकर उनमें सुधार करना। वो अगर मेहनत से और सच्चाई से किया जाए तो वो लोकल कोचेस भी बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेपाल की पूरी कंट्री में कोई कोचेस ही ना हो अच्छे, लोकल कोचेस में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। और पूर्व प्लेयर्स भी हैं, आप उनसे डिस्कशन करिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कहीं अगर मतलब कहना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन कहीं अगर ईगो वीगो आ जाता है तो फिर वो बिल्कुल गलत होगा। आपको क्रिकेट की राइज अप के लिए इतना तो करना ही होगा, आपको पूर्व प्लेयर से बात करनी होगी, उनके बारे उनकी भी राय लेनी होगी इसके बारे में कि उसमें से कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है इस तरह की कोचिंग में। आप बॉलिंग कोचेस हायर कर सकते हैं या फिर एक हेड कोच हायर कर सकते हैं लोकल, इससे आपको फाइनेंशियल दिक्कत भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये लंबी रेस का घोड़ा होंगे, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये कोच रह सकते हैं। इस पे और क्या हाईलाइटेड है आपके पास? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए प्लेयरों पे बहुत असर करता है कि जब वो प्लेयर उनसे बात कर पाएंगे अपने ही एक लोकल लैंग्वेज में, अगर ये बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि नहीं लैंग्वेज बैरियर कब से होने लगा टीम में, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि कोई प्लेयर्स होते हैं वो इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाते कि लैंग्वेज हमारी प्रॉब्लम है, हम ज्यादा इनसे बात करने में हमें दिक्कत होती है।
कुछ टीमें में हो चुका है ये प्रीवियसली ऐसा। ये सारी चीजें फैसिलिटीज में आती हैं, बिल्कुल, कि आपको ये एक पर्क मिलेगा कि लोकल कोच होने का। बिल्कुल, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी कोचेस को रिजाइन देना पड़ा है कई बार। बिल्कुल देना पड़ा, बिल्कुल, और इसलिए ये बहुत बड़ा कारण होता है कि प्लेयर्स नहीं जा पाते मिलने के लिए। तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा कि नहीं, हमारे ही कोच है, हम अपनी भाषा में इनसे बात करेंगे, क्लियर बात होगी, 1-to-1 बात होगी, कप्तान होंगे, कोचेस होंगे। इससे बहुत ज्यादा एक टीम में माहौल अच्छा क्रिएट होगा कि चलिए अब हमारे पास। लेकिन एक चीज यहाँ मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा कि प्लेयर्स की तरफ से अगर मैं चाहूंगा कि ये भी जो बड़े पूर्व प्लेयर्स हैं वो भी अगर इंटरेस्ट दिखाए अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि माफ कीजिएगा, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता। लेकिन प्लेयर्स की तरफ से भी ये होना चाहिए कि चलिए अब हम अपनी टीम के लिए कुछ करते हैं एज अ कोच। लेकिन सबसे पहले तो बोर्ड को ही इसमें स्टेप लेना होगा। जी हाँ, अगर बोर्ड ने स्टेप लिया है और पूर्व प्लेयर्स मना कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है कि नहीं, यहाँ पर पूर्व प्लेयर्स को आप गलत कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है टीम में। तो अब वक्त आ गया है कि वो यंग प्लेयर्स के साथ काम करें, उनके साथ उनको कोचिंग दे और उनको बड़े लेवल्स के लिए तैयार करे, खास करके जो क्वालिफायर्स और जो वर्ल्ड कप्स होते हैं उनके लिए तैयार किया जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है, लगातार रेगुलेशन कोचेस का है। कोचेस हर 6 महीने एक साल अगर बदलते रहेंगे आप, तो फिर खास करके एसटी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है मेंटली। हमने कहा कि बार बार हर कोच देव वैटमोर सर जो है उनका तरीका पवनदीप देशनायक जैसा नहीं होगा, पवनदीप देशनायक जो है उनका तरीका टमाटा सर जैसा नहीं होगा, और उनका तरीका उमेश सर जैसा नहीं होगा। जी हाँ, तो यही एक चीज है। अब इसमें सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? अगर देसी लैंग्वेज में कहूँ तो वो प्लेयर्स पिसते हैं। जी हाँ, उनको लगातार बार बार अडॉप्ट करने होते हैं नए नए रूल, नए नए तरीके, नए नए टेक्निक ट्रेनिंग करने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूर्व प्लेयर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर क्या उनको अप्रोच करें तो, क्योंकि लोकल कोचेस से आप शुरुआत कर सकते हैं। वहां पर आपको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नंबर 1। वहां पर आपको जो कम्युनिकेशन है प्लेयर्स और कोचेस का वो शानदार रहेगा, नंबर 2। और नंबर 3, लॉन्ग टर्म कोच आपके पास रहेगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है नेपाल क्रिकेट में। अगर हम पिछले 10 साल में बात करें, 4-5 कोचेस चेंज हो चुके हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया। 2014 के बाद 2 वर्ल्ड कप गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी में भी पार्टिसिपेशन नहीं हुई है। वनडे कॉमन वर्ल्ड कप की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बार देखना होगा क्वालिफायर कॉन्फ्रेंस में। अब आप यहाँ सोचिए, 3 महीने आए सिर्फ, अभी तक कोच डिसाइड नहीं। यही तो बात है, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, कि हम इसलिए हमने ये वीडियो भी सोच के बनाया है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। अभी आपके पास कोच नहीं है, जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा, फिर वो शायद 4-5 महीने करेंगे। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर इस टाइम आपने कर लिया, आप नहीं पहुंच पाए, या पहुंच गए, आप चलिए मान लीजिए पहुंच गए, एट बीच में ही जी हाँ, इन बिटवीन अगर किसी ने छोड़ दिया कोच, तो कितना बड़ा झटका है, क्योंकि उनके आइडिया से आप यहाँ पहुंचे हैं। ग्लोबल क्वालिफायर आपने क्लियर किया है, बिल्कुल आपने खेला है, सब कुछ है, लेकिन कोच का आइडिया भी होता है, इसे कोई मना नहीं करेगा। तो वो कोच अलग थे। अब आप फॉर एग्जाम्पल 2022 के वर्ल्ड कप में पहुंच गए हैं, न्यू कोच आपको मिल गया, वो नहीं है जो ग्लोबल क्वालिफायर में थे। अब आइडिया, प्लान, डाउन, ओपनिंग, थर्ड डाउन, ये सब पे असर पड़ता है, और प्लेयर्स की मेंटालिटी पे तो ऑब्वियसली असर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। यही मैं कहने वाला था कि अगर ग्लोबल क्वालिफायर्स में एक कोच होते हैं और T20 वर्ल्ड कप में दूसरे कोच होते हैं, तो फिर आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि वहां पर कुछ रिजल्ट अलग आएंगे, क्योंकि वहां पर क्लियरली मेंटली प्रेशर आएगा प्लेयर्स पे, क्योंकि वहां पे नए कोच के रूल्स अलग होंगे, उनके हिसाब से डाउन्स कुछ ऊपर नीचे किए जाएंगे, उसकी वजह से पूरी की पूरी टीम का जो बैलेंस है वो खराब होता हुआ नजर आएगा। और यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी जब डेव वैटमोर सर ने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का जो राउंड 6 है, शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वो इनका आखिरी राउंड है और वो इस बार जाने वाले। वहां कहीं ना कहीं मेंटली जो प्रेशर है वो प्लेयर्स पे था, उसका परफॉर्मेंस पे भी क्लियर झलक हमें नजर आई। तो ओवरऑल यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम कहना चाहते थे कि ये इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी प्लेयर की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। रेगुलेशन करने की जरूरत है कोचेस में। अगर आप लगातार किसी एक कोच पे यकीन दिखाएंगे, अगर आप और उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे उन फैसिलिटीज के साथ हो, तो फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा ये नेपाल क्रिकेट के लिए। पार्ट 5 और पार्ट 6, जी हाँ, ये दोनों एक साथ आने वाले हैं और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीधा वो भी इस क्रिकेट में असर कर रहे हैं, नेपाल क्रिकेट की इस परफॉर्मेंस पे। आपने अगर 1, 2, 3 मिस किया तो एक बार जाके जरूर देखिए, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा वीडियो, जाके देखिए। और ओवरऑल आप एशियन क्रिकेट प्लेलिस्ट है हमारा, वहां पे जाके सर्च करिए, एशियन क्रिकेट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस हम वहां पर अपलोड लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप अपने सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।